अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB पैप। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब दुनिया पूरा कोलैप्स हो गया था, एक कंट्री दूसरी कंट्री को खा जाती थी, मारामारी हो जाती थी, मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो गई थी, मिलियंस ऑफ पीपल वुंडेड हो गए थे। कोई एक कंट्री दूसरी की नहीं सुनता था। एक वर्ल्ड बिगर कैटास्ट्रॉफ में हो गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी जिसका नाम था वर्ल्ड वार सेकंड। वो हुआ था 1939 से 1945 में। और लास्ट में यूएसए ने जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर 2 एटॉमिक बम्स गिराए, जिसकी वजह से तबाही ही तबाही, पूरा जल गया, मेल्ट हुआ था जापान में। और इसके बाद सारे नेशंस तंग आ गए थे उससे। उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, हम एक यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे, सारे देश मिलके आएंगे और यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे। उससे क्या होगा, पीस एंड सिक्योरिटी। हम उस ये हम पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे कि दुनिया में कैसे अमन होगा, हर कोई इंसान कैसे चैन से रहेगा, क्योंकि अब पूरी तरह बेचैनी हो गई थी। ये थी उसकी कहानी, क्यों आ गई थी ये यूनाइटेड नेशंस। अब चलते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बारे में। यूनाइटेड नेशंस चार्टर मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मतलब जो कंट्रीज़ अब इकट्ठे आ गए थे, उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे कि कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी इस दुनिया में कायम हो जाएगी। ये था 26 जून 1945 में जब ये चार्टर साइन हुआ। और इसका इफेक्ट कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। कुल मिला के ये बात कहेंगे कि 1945 ही था जब ये वजूद में आ गया। और पहले कितनी कंट्रीज़ थी? पहले 51 नेशंस थे। 50 नेशंस जो थे वो गए थे सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जो यूएसए के एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, उसी में आ गए थे। और हो गए थे ये जमा 25 जून 1945 में। और उन्होंने अडॉप्ट किया था ये चार्टर। इसका मतलब यूएन के टोटल फाउंडिंग मेंबर्स है 51। पहले पहले 51 मेंबर्स ने ये चार्टर साइन किया था। इसके बाद चलेंगे आगे। तो धीरे धीरे करके एक कंट्री करके कुल मिला के अब बन गई ये 193। अब यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स है। अब 2 मेंबर्स और है, लेकिन वो कंट्रीज़ बेचारी नहीं है, इनका अभी मेंबर का स्टेटस नहीं मिला, लेकिन परमानेंट ऑब्जर्वर्स मिले हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब 193 कंट्रीज़ प्लस 2 परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। मतलब एक था फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, जिनकी अभी खुद की कोई स्टेट नहीं थी, अब उनकी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, इनका ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। और एक होली सी मतलब वेटिकन सिटी जिसको हम बोलते हैं, ये होली सी के नाम से, इनका भी कोई कंट्री नहीं है अभी रिकॉग्नाइज्ड, अभी ये एज ऑब्जर्वर स्टेट्स में आते हैं। इसका मतलब 193 प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स कंट्रीज वहाँ मौजूद होती है। ये क्या है, यह है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। हेडक्वार्टर, हाँ, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में ये लोग जमा हो गए थे जहाँ पर चार्टर साइन हुआ था। लेकिन उसके बाद हेडक्वार्टर कहीं पर रखना था, परमानेंट हेडक्वार्टर, वो रखा गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में। और इसके छोटे छोटे ऑफिसेज है जहाँ पे मीटिंग्स होती रहती है। एक है जेनेवा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और वेना, वेना जो है वो है सच में ऑस्ट्रिया की कैपिटल। पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही कंट्री थी वर्ल्ड वार से पहले, फिर ये 2 हिस्सों में बट गई, इसलिए ऑस्ट्रिया में भी इसका एक ऑफिस है। नैरोबी कीनिया। प्राइमरी गोल क्या है यूनाइटेड नेशंस का? प्राइमरी गोल वही तो मैंने बताया, ये जब अफरा तफरी हुई थी, मारा मारी हुई थी, उसके बाद बोला नहीं, हमें पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे बिटवीन द नेशंस। तो इसी लिहाज से उन्होंने 6 ऑर्गेनाइजेशन, 6 बॉडीज़ बनाई, जो हमें बाद में डिटेल में पढ़नी है। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस, ये 6 बॉडीज़ क्या है, अभी हम इनका नाम ही सिर्फ लेते हैं। पहले बताएंगे जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं यूएनजीए। हम यूएनजीए जनरल असेंबली, ये हर साल आपने नाम सुना होगा, इनकी मीटिंग्स अक्सर होती रहती है। एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जिसको बोलते हैं हम, ये भी एक बॉडी है। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी एक बॉडी है। इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसके बाद
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत सी न्यूज़ में चल रहा है। आईसीजे, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक अलग सा यूनिट है। इसके बाद सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट भी हमें पढ़ना है डिटेल, कहाँ है, क्या है, इसका ऑफिस कहाँ है। तो इनका वर्क क्या है? तो इनका वर्क है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ जहाँ भी होती है, सपोज अभी अज़रबैजान आर्मीनिया में इनका नागोर्नो कराबाख है, या सूडान कॉन्फ्लिक्ट है, या अभी हम देखेंगे फ़लस्तीन इसराइल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, रशिया यूक्रेन, इनका यही काम है किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। इसके बाद पीस कीपिंग, सपोज पीस कीपिंग मिशंस में ये काम करते हैं। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स वो भेजता है यूएन में, और इनके हर जगह होते हैं इंडियन आर्मी के ये पीस कीपिंग फोर्सेस, लाइक लेबनान में है, सीरिया में है, और हर जगह पीस कीपिंग भी इनका एक मिशन है। प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स अगर कहीं पे वायलेशन होती है किसी कंट्री में, किसी जगह, ये उस पर भी काम करते हैं। फोस्टिंग डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, ये भी आपको पता है। एड्रेसिंग ग्लोबल इशूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, यूएन, ये यूएन का वो क्लाइमेट चेंज का इशू जो है उसका भी वो काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस इज़ फंडेड बाय कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, जितनी भी मेंबर स्टेट्स है वो उसका फंड करती है। सबसे ज़्यादा फंड कौन करती है? इसका 5 परमानेंट मेंबर्स होती है, जिनको हम वीटो पावर्स भी कहते हैं, वो हमें डिटेल पढ़ना है। ये वीटो पावर्स कौन है, इनकी फंक्शंस क्या होती है, ये कैसे इनका दबदबा यूनाइटेड नेशंस में होता है। इसमें आता है यूएसए, ये भी अभी हम मैप में देखेंगे यूएसए कहाँ है इंडिया के रेफरेंस से। रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, ये सारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इससे मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है। तो पहले हम मैप्स पे जाएंगे, देखते हैं ये सारी कंट्रीज जितनी भी हम पढ़े हैं उनकी सिटीज़, कैपिटल्स, ये सारी हम पढ़ेंगे पहले मैप्स। ये है इंडिया, और यूएसए कहाँ आता है? यूएसए आता है वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया। ये है इंडिया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और यूएसए, यूएसए आता है यहाँ पे। और ये मैप्स में ज़रूर याद रखना कहाँ कहाँ क्या आता है। अब देखते हैं जहाँ पे ये कंट्रीज़ मीट हुई थी उनकी लोकेशन कहाँ है। देखो ये है यूएसए का मैप, ये है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे मीटिंग हुई थी। और इसका जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे। न्यूयॉर्क है जहाँ यूएन का हेडक्वार्टर, वो है यहाँ। देखो ये है पैसिफिक ओशन के बिल्कुल कोस्ट पर न्यूयॉर्क, ये है कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे न्यूयॉर्क क्या है, ये है ऑफिस यूएन का। अब यूनाइटेड स्टेट्स का सबको पता है इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है डॉलर, यूएसडी। अब चलेंगे इसके बाकी सारे ऑफिस कहाँ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की। देखते हैं स्विट्जरलैंड है कहाँ। ये है इंडिया, और इसके वेस्ट साइड में देखेंगे ये है यूरोप, और इसी में होगा स्विट्जरलैंड। अब पूरे देखेंगे यूरोप में ये स्विट्जरलैंड लाई कहाँ करता है। ये है यूरोप, और यहाँ मुझे पता है ये है फ्रांस और इटली के बीच में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है फ्रांस, ये है इटली, ये है स्विट्जरलैंड, ये छोटा सा कंट्री। और इसी में एक सिटी है जेनेवा, जो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो कैपिटल है ही नहीं स्विट्जरलैंड की, और जेनेवा में ही यूएन का एक ऑफिस है। और स्विट्जरलैंड की एक्चुअली कैपिटल क्या है? बर्न। बर्न है स्विट्जरलैंड की कैपिटल। सब लोगों ने स्विट्जरलैंड सुना ही होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि ये है कहाँ। ये यूरोप में, यहाँ फ्रांस और इटली के बीच में। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? फ्रैंक, इसको बोलते हैं स्विस फ्रैंक, ये है इसकी करेंसी। अब इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? अगर हम देखेंगे इंडिया से ऑस्ट्रिया कहाँ पे पड़ता है, ये है इंडिया, ये है ये है इंडिया, और इसके वेस्ट साइड पे से ऑस्ट्रिया पड़ता है। ऑस्ट्रिया आता है यहाँ यूरोपियन कंट्री में। अब देखते हैं ये ऑस्ट्रिया है कहाँ पे। चलो आते हैं यहाँ पे, देखिए ऑस्ट्रिया है कहाँ पे। ऑस्ट्रिया है ये, और ये है इसकी कैपिटल वेना, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। ये बिल्कुल बीच बीच में है, और जिसकी बात मैं कर रहा था ये है हंगरी, ये है स्लोवाकिया। ऐसी ये सारी कंट्रीज है, ये है इटली, और ये भी याद रखना कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री है। इसके बाद देखते हैं यूएन की जो और एक ऑफिस जो है वो है कीनिया में। कीनिया है यहाँ पे, कीनिया, यहाँ पे भी एक ऑफिस है नैरोबी में, नैरोबी कैपिटल है। और कीनिया की जो करेंसी है वो है शिलिंग, इसको बोलते हैं कीनियन शिलिंग, SHILLING, कीनियन शिलिंग। इसके बाद देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा, जो ऑब्जर्वर स्टेट है सब, पैलेस्टीन और होली सी जो वेटिकन सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो है यहाँ इटली के बीचों बीच। यहाँ है वेटिकन सिटी, देखो कहाँ है, मेडिटेरियन सी के पास। ये इसकी कैपिटल भी वेटिकन सिटी है, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी भी यूरो ही है। और अब देखेंगे जो दूसरा ऑब्जर्वर स्टेटस जो कंट्री है वो है फ़लस्तीन, और जो कॉन्फ्लिक्ट में अभी बहुत ज़्यादा है वो देखो वो कहाँ है ही नहीं कहीं पे। ये है इसराइल, इसका जेरूसलम कैपिटल बताया जाता है। और लेकिन फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है वो भी यहीं पे है, एक हिस्सा है इसका, ये जो वाइट वाला है ये है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये है गज़ा स्ट्रिप, ये वाला हिस्सा गज़ा स्ट्रिप। अब बढ़ते हैं जो वीटो पावर्स हम देखेंगे, वीटो पावर्स है कहाँ, जो सबसे बड़ी पावर्स है वर्ल्ड में। पहले है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे बड़ा पावर। इसके बाद रशिया की कैपिटल है यहाँ मॉस्को। और इसके बाद है चाइना, चाइना की कैपिटल है यहाँ पे होगी बीजिंग।
इसके बाद है यूके, यूके होगा यहाँ यूनाइटेड किंगडम आइलैंड, और इसकी कैपिटल क्या है, लंदन। इसके बाद है फ्रांस, फ्रांस है यहाँ पे, ये देखो ये भी यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस की जो करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो, यूनाइटेड स्टेट्स की यूएसडी, रशिया की रबल, ये भी रबल ही है, और बीजिंग की, चाइना की है युआन, YUAN युआन, और यूके की इनकी है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड जिसको बोलते हैं। अब ये थी इनकी करेंसी, और ये है सारे वीटो पावर्स जो मेन पावर्स हैं। अब हम चलेंगे वापस। क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सबसे बड़ा लीडर होता है यूएन में, पूरे यूएन का कंट्रोल इसी के हाथ में हो, जो ये फैसला करता है वही होता है। ये इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करता है जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं UNGA, जिसके 193 वोट्स है, 193 वोट्स जिनके पास है वही इसको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये बाद में पढ़ेंगे जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने, सिक्योरिटी काउंसिल ही रिकमेंड क्यों कर रही है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसका कितना पावर है सिक्योरिटी काउंसिल का, और इनका पर्पज़ क्या है, ये भी हमें सिलेबस में है। और इनकी टर्म जो है वो होती है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स होती है। और जो पहला सेक्रेटरी जनरल है वो था ट्रैगो हल्वेडन लाई, वो था फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। और जो करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। इससे पहले जो था वो था बान की मून। ये चीज़ें याद रखनी होती है कि कौन सेक्रेटरी जनरल है, कौन पहला था, कितनी टाइम टर्म कितनी होती है इनकी। जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है वो है अमीन अजय मोहम्मद। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो होती है इसकी अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये कैसे याद रहेगा इनकी सबकी, यही लैंग्वेज क्यों चूज़ हुई। पहले हम देखेंगे 5 वीटो पावर्स। यूएसए की इंग्लिश हो गई 1, ब्रिटिश की भी इंग्लिश हो गई 2, फ्रांस जो तीसरा पावर है हो गई 3, रशिया भी पावरफुल है हो गई 4, चाइना हो गई 5, 5 वीटो पावर्स की 5 लैंग्वेजेस। इसके बाद अरबिक लैंग्वेज जो 50 नियरली 50% 50 कंट्रीज़ बोलती है अरबिक लैंग्वेज, इसलिए ये भी इंक्लूड होगी। इसके बाद स्पेनिश जो पूरे यूरोप में चलती थी एक वक्त, स्पेनिश लैंग्वेज, इसलिए स्पेनिश लैंग्वेज। पहला जो ऑर्गन है जो हम सब ने सुना होता है UNGA, हम जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये क्या है, ये मेन डिलीवरेबल बॉडी है जिसके 193 मेंबर स्टेट्स है, और हर एक मेंबर का एक एक वोट होता है। मींस अगर इंडिया उसका मेंबर है उसका एक वोट होगा, चाइना इसका मेंबर है इसका एक वोट होगा। इसी तरह से 193 मेंबर कंट्रीज़ है UNGA में, और हर एक का एक एक वोट होगा, और हर वोट का इक्वल वैल्यू होगा, मतलब किसी का ज़्यादा कम नहीं होगा जैसे IMF में होता है। यहाँ हर किसी का सेम ही वैल्यू होता है वोट का। मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, पीस एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में जो होते हैं, ये उन्हीं या इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में होती है, ये उन्हीं के बारे में डिसीजंस बनाते हैं। और अप्रूव UN की जो बजट है वो भी UNGA ही करती है। तो इनका और एक फंक्शन है जो UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो हम बाद में पढ़ेंगे है क्या, उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। टोटल उसके 15 परमानेंट मेंबर, तो टोटल उसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो भी UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वही सिलेक्ट करते हैं उन 10 मेंबर्स को। तो ये क्या है, ये हर साल में एक बार मीट करते हैं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। और कभी कभी इनको मजबूरी पड़ती है, सपोज अभी अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो इनको एक इमरजेंसी मीटिंग सपोज करनी पड़ी, ये जल्दी बुलाते हैं, इस साल 2 मीटिंग्स करेंगे, वरना इसके रेगुलर मीटिंग जो होती है वो साल में एक बार ही होती है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। मीटिंग्स जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है।
जो रेगुलर मीटिंग होती है वो हर साल में एक एक बार होती है, और इस साल जो हुई थी वो 79th मीटिंग हुई थी। स्पेशल मीटिंग्स कितनी हुई थी? स्पेशल मीटिंग्स अभी तक 32 ही हुई, और 32वां सेशन जो हुआ था वो हुआ था 2021 में। तो वो स्पेशल सेशन किस चीज़ के बारे में हुआ था? वो हुआ था वो स्पेशल सेशन किसके बारे में हुआ था? वो हुआ था कम्बैट करप्शन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हम कोऑपरेट करेंगे आपस में, और जो करप्शन हुई है पूरी दुनिया में उसको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा होती है इमरजेंसी स्पेशल सेशंस, इमरजेंसी मीटिंग्स कभी कभी होती है, डिज़ास्टर आ गया, सुनामी आ गई है, उस तरीके का वर्ल्ड कैटास्ट्रॉफी हो गई, तो उस वजह से कोई स्पेशल सेशन, इमरजेंसी सेशन बुलाना पड़ता है। वो अभी तक टोटल हुए थे 11 सेशंस। तो लास्ट 11th सेशन कब हुआ था? 2014 में। और जो 79th सेशन जो रेगुलर सेशन हुआ वो 2024-2025 में हुआ। प्रेसिडेंसी किसके पास थी? वो थी कैमरॉन। कैमरॉन एक अफ्रीकन कंट्री है, और उसका प्रेसिडेंट कौन है? उसका प्रेसिडेंट है फिलिमोन यांग। चलिए आते हैं मैप पे, देखते हैं कैमरॉन कहाँ है। ये है मैप, देखते हैं ये कैमरॉन कहाँ है। ये है अफ्रीका, तो अफ्रीका के पास ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और इक्वेटर के जस्ट ऊपर है ये कैमरॉन। आपको दिखाई दिया होगा, ये मतलब नॉर्थ अफ्रीका में ही आता है, और इसकी कैपिटल है याओंडे, और इसकी करेंसी क्या है? सेंट्रल CFA फ्रैंक। और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो है CFA फ्रैंक। CFA क्या है? वो एक कमेटी है, मतलब उसको बोलते हैं कमेटी अफ्रीकन फाइनेंशियल कमेटी इंग्लिश में, वरना उसका कोई और नाम है अफ्रीकन नेम। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफ्रीकन फाइनेंशियल कमेटी, इसलिए हम बोलते हैं CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। तो हो गया ये मैप कैमरॉन का। और उसकी थीम क्या थी? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी फॉर एडवांसिंग पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी एवरीवेयर एंड फॉर ऑल। इसके बाद सेकंड बॉडी जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। जिसको हम बोलते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये होती क्या है? आपने देखा होगा कि आजकल जल्दी जल्दी सेशंस होते हैं, जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक लाइक 10-15 लोग ऐसे गोल टेबल पे बैठे हैं, या एक कंट्री यहाँ 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 10-15 लोग ऐसे बैठे होते हैं, फिर यहाँ पे वो कुछ बातें करते हैं, फिर वो ऐसे वोटिंग करते हैं, बोलते हैं कौन इसके साथ में है कौन नहीं है। सपोज जो उन्होंने रिसेंटली जो गाजा सीज फायर के बारे में वोटिंग की थी, उसमें सारे ऐसे ही हाथ उठाते थे, हाँ मैं इसका साथ हूँ, कुछ नहीं उठाते थे। तो ऐसे ही वो आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, ऐसे ऐसे ये तो रोज़मर्रा की मीटिंग होती रहती है इनकी। तो अब मैं समझाता हूँ ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, और इनकी फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है। तो चलिए, तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनका यही काम है, पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, इसलिए इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी ही इनका काम है। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसके? 15। मैंने जो बताया था अभी, ऐसे गोल करके ऐसे टेबल पे 15 मेंबर्स बैठे रहते हैं। तो इन 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो मैंने कल बताया कि जिनको हम वीटो पावर्स बोलते हैं। उसमें आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA। चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA आपको याद रखना है। और ये परमानेंटली होते हैं UNSC में। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मीन्स वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद नई कंट्रीज आती है, नए 10 मेंबर्स। और यही मैं बता रहा था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली GA जो है वही अपॉइंट करती है इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को, सिक्योरिटी काउंसिल में रखती है। तो ये 10 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स जो है ये कैसे इलेक्ट होते हैं? ये 2-2 साल के बाद इलेक्ट होते हैं। पहले सपोज इंडिया का अभी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया, अब 2 साल के लिए ये यहीं रहेगा। इसके बाद फिर से UNGA कोई मीटिंग करेंगी, और 10 कंट्रीज़ को 2 साल के बाद अपॉइंट करेंगे, पिछले वाले रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह ये चलता रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने याद रखने हैं? अब 15। अब ये क्वेश्चन आएगा परमानेंट कितने हैं? वो 5 है, वो वीटो पावर्स है, और 10 क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब देखते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स
कौन कौन सी कंट्रीज अभी है? अभी अल्जेरिया है, इक्वाडोर है, गाना है, माल्टा है, जापान है, मोजाम्बिक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, साउथ कोरिया जिसको बोलते हैं। एक होता है नॉर्थ कोरिया, दूसरा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वो नहीं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, साउथ कोरिया है इस टाइम। सिरालियोन, सोल्वानिया एंड स्विट्जरलैंड, ये 10 कंट्रीज इस टाइम प्रेजेंटली नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ये 2 साल के लिए है। जो परमानेंट मेंबर्स है इनको वीटो पावर्स होते हैं। ये वीटो पावर्स हमारे सिलेबस में मेंशन हुआ है कि ये वीटो पावर्स हुआ क्या है। रिसेंटली आपने देखा हुआ जो गाजा सीज फायर के बारे में एक काउंसिल हुआ था पिछली बार, उसमें से 14 मेंबर्स जो थे उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जस्ट एक मेंबर उठा, उसने बोला नहीं, आई ऑब्जेक्ट दिस, मुझे ये मंजूर नहीं है। और हुआ क्या, वो हुआ नहीं, वो रिजेक्ट, वो रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट वन मेंबर, वो मेंबर कौन था, वो था यूएसए, और वो वीटो पावर था, उसने वीटो किया। वीटो मीन्स उसने अपनी मनमानी की, उसने बोला नहीं करना है तो नहीं हो जाएगा। ये उसका एक ड्रॉबैक भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसका भी हम मसला, इंडिया जो है वो इसका भी मसला ढूंढ रहा था, हम कुछ करें, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वही हो जाएगा, नहीं चल रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, सबने यूक्रेन का साथ दिया, एक ही कंट्री थी जो हमलावर थी, वो थी रशिया, उसने हाथ खड़े किए, नहीं मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूँ, और 14 के 14 वो सारे वोट ज़ाया ही हो गए। वीटो पावर, इसका ये बड़ा नुकसान है। फिर हम देखेंगे इंडिया का क्या मसला था वहाँ, वो क्या चाहते हैं वहाँ। आगे चलते हैं। ये सैंक्शन इम्पोज कर सकते हैं, अथोराइज मिलिट्री एक्शंस, मीट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इनकी मीटिंग होती रहती है। रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू यूएन मेंबर, तो अगर कोई न्यू यूएन मेंबर जो है वो बनाना है, सपोज अभी 193 कंट्रीज है या मेंबर्स है, अभी हम किसी और को एडमिट करेंगे, ये भी इनके ही रिकमेंडेशन से चलेगा। कैन एस्टेब्लिश यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस मतलब अगर किसी जगह जंग है, कोई प्रॉब्लम है, फिर पीस कीपिंग ऑपरेशंस यही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है, ये भी एक फंक्शन है उनकी। जो प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर इन अ टर्म फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए एक प्रेसिडेंट होता है, मतलब एक साल में 12 प्रेसिडेंट्स इसके चेंज होते हैं, क्योंकि इसकी मीटिंग्स ही इतनी ज़्यादा होती है कि इसके प्रेसिडेंट्स हर महीने चेंज होते रहते हैं। अगर साल में एक ही प्रेसिडेंट को रखेंगे, साल में 50-60 कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो हो सकता है वो सारे उसी के इंटरेस्ट में होंगे, फिर मसला हल नहीं हो जाएगा। इसलिए हर महीने के बाद प्रेसिडेंट चेंज होता रहता है, और वो प्रेसिडेंट भी चेंज होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ये 15 मेंबर्स है, ए से पहले जिसका नाम आएगा उसको हम उसी कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे, तो हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा फिर 12 महीने। अब देखेंगे इंडिया का क्या कहना है, इंडिया क्या चाहता है। इंडिया ने बनाया G4, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। बड़ी चालाकी से ये बनाया, उन्होंने बनाया ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। क्या है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ये हम मैप पे देखेंगे अभी कि ये है कहाँ और इनकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम आपस में साथ देंगे, हम चाहेंगे कि हमें भी एक परमानेंट सीट मिल जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जब इनकी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये भी वीटो पावर्स बन जाएंगे, और इनकी भी बहुत अच्छी खासी चलेगी। और ये आपस में सपोर्ट कर, ब्राज़ील बोलता है जर्मनी इंडिया को, जापान बोलता है इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, इंडिया बोलते हैं, ये आपस में सारे सपोर्ट करें, ये चाहते हैं कि हम सारे आएंगे। फिर देखते हैं इन्होंने क्या पास किया था, क्या बोला था उन्होंने। बड़ी चालाकी से उन्होंने प्रपोज किया, प्रपोजल क्या डाला उन्होंने, बोला कि हमें तो 15 ही मेंबर्स है, हमें इसको रेज करना चाहिए है 25 से 26 तक। तो क्यों बोला 25 से 26 तक, बोला कि अगर 5 परमानेंट मेंबर्स है, फिर करेंगे और 6 परमानेंट मेंबर्स को ऐड बन जाएंगे 11। क्या बन जाएंगे, 11। और करेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स, अगर अभी 10 है, अगर 4 करेंगे ऐड हो गए 14, अगर 5 करेंगे ऐड हो गए 15।
तो 14 15 हो गए 25, आ गए ना 25, और अगर 5 करेंगे ऐड 15 11 हो गए 26, इसलिए बोलते हैं 25 से 26। और उसकी अगर उन्होंने इतने मेंबर्स ऐड किए इनका, क्योंकि ये हाई इकोनॉमी वाले कंट्रीज ही है, और ये उनकी एक अच्छी खासी चांस बन सकती है कि ये वहाँ परमानेंट मेंबर्स बन सकते हैं। हम देखेंगे कहाँ है इनकी लोकेशन और कहाँ। आइए अब देखते हैं ये G4 कंट्रीज है कहाँ। ये है इंडिया, और ये देखिए यूरोपियन कंट्री है यहाँ जर्मनी, ये है ब्राज़ील, और है जापान। कहाँ है जापान? है ये है यहाँ जापान। आइए इनको एक एक करके देखते हैं ये है कहाँ। पहले आएंगे इंडिया पे। इंडिया तो आपको पता ही है, इंडिया है यहाँ पे। तो इसकी कैपिटल जो पता है न्यू दिल्ली है इसकी कैपिटल, और करेंसी है रुपये। देखो इसके बिल्कुल ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में दिखाता हूँ मैं आपको। अब दिखाता हूँ मैं इंडिया के ईस्ट साइड में बिल्कुल है जापान, जो G4 मेंबर है, और इनकी कैपिटल देखिए वो है टोक्यो। टोक्यो की जो करेंसी है वो है यन, ये बात याद रखें। जापान की कैपिटल है टोक्यो, टोक्यो की जो करेंसी है, जो जापान की करेंसी है वो है यन। और मेजॉरिटी लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि चाइना की और जापान की करेंसी क्या है। चाइना की मैंने बोला था उनकी है युआन, YUAN युआन, और बीजिंग है इनकी कैपिटल। ये कंफ्यूज मत होना यन और युआन के बारे में। देखेंगे नेक्स्ट G4 मेंबर वो है ब्राज़ील। ये दिखाता हूँ, ये है साउथ अमेरिका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। और यहाँ देखो सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको ब्रासिला, इसकी कैपिटल है, और इनकी करेंसी है रियाल, रियाल है इनकी करेंसी। अब आगे चलेंगे, आगे और एक जो मेंबर है वो है, देखिए वो है जर्मनी। ये है जर्मनी, देखिए ये है यूरोप, और ये है हमारा यूरोप में जर्मनी, और इनकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और इनकी करेंसी है यूरो। हो गई ये 4 कंट्रीज। अब आएंगे वापस तीसरा जो है, तीसरी बॉडी यूएन की, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSCOS, जिसको बोलते इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कोऑर्डिनेटर्स यूएन इकोनॉमिक सोशल एंड रिलेटेड वर्क। जो इकोनॉमी के रिलेटेड है, या सोशल रिलेटेड, सोसाइटी के इंसान लोगों के बारे में, गरीबी के बारे में, वो यही हैंडल करते हैं सारे। और इसके मेंबर्स कितने हैं? 54 मेंबर्स है, ये याद रखना। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कितने हैं? 54 मेंबर्स। प्रमोट सस्टेनेबल SDGs जो हम पढ़ते हैं हर रोज़, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वही प्रमोट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट्स, अगर किसी जगह प्रॉब्लम है, वो सुनामी आ गई या जंग हो गया या रिफ्यूजीज़ बन गए, उनकी जो वो प्रॉब्लम्स होते हैं खाने पीने का, वो यही काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी यही करते हैं। वर्कर्स विद स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज, कुछ यूएन एजेंसी सपोज उनुरवा बाकी सारे, ये उन्हीं से काम करते हैं। कंसल्टस NGOs। तो इसका प्रेसिडेंट जो है वो है बॉब रे करंट, और इलेक्टेड फॉर 1 ईयर। ये हर साल चेंज होता रहता है। हो गया ये याद रखना। अब इसके बाद आएगा सेक्रेटेरिएट, और ये क्या है? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, मतलब जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, सपोज जिसको हम बोलते हैं ऑफिस, जहाँ परमानेंट ऑफिस होता है, जहाँ पे सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स, वर्कर्स, एड वर्कर्स, बाकी जितने भी है वो वहीं पे होते हैं। इसका हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल जो मैंने पिछली बार ही बताया, इसको अपॉइंट करते हैं जनरल असेंबली यूएन G193 मेंबर्स। प्रोवाइड्स स्टडीज इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज फॉर द यूएन ऑर्गन्स। यूएन के जितने भी ये सारे ऑर्गन है, ये सब वही हैंडल करता है, सेक्रेटेरिएट ही। कैरीज आउट टास्क्स असाइनड बाय यूएन बॉडीज जो इनको बता रहे हैं वो ये करते हैं। मैनेज पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये भी करते हैं। मीडिएट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं।
सर्वेज इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेंड्स। अब है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पिछले 1 साल से यही चलता है। सपोज़ आपने अफ्रीका ने अभी डाला कि जिनोसाइड किया है इसराइल ने, वो सब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। ये सबसे बड़ी ऑर्गन है जस्टिस की। तो ये भी प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है, कौन सी, पांचवी, और एस्टेब्लिश्ड इन 1946 में। कहाँ पे, हेग, नीदरलैंड्स में। हेग नीदरलैंड्स की कैपिटल नहीं है। नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, AME, एम्स्टर्डम है इसकी कैपिटल। ये भी यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी के पास ही। और कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, और उन जजेस को भी अपॉइंट करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सेक्रेटरी और सिक्योरिटी काउंसिल, UNGA एंड UNSC ही इनको अपॉइंट करती है जजेस को। जो जजेस होते हैं वो 9 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट कौन है इनका, नवाफ सलाम, लेबनान का। लेबनान में अभी जो हिजबुल्लाह का वो टेंशन है, अभी हिजबुल्लाह इसराइल का, IDF का आपस में जंग वंग बाकी चीज़ें, उनकी कैपिटल क्या है, बेरूत। बेरूत में अभी बहुत ज़्यादा बमबारी हुई थी, ये न्यूज़ में ये आ सकता है बेरूत लेबनान की कैपिटल क्या है, क्योंकि ये पिछले 1-2 महीने से सिर्फ न्यूज़ में आ रही है लेबनान। इसलिए ये याद रखना, लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और लेबनान की करेंसी क्या है, इनकी करेंसी है पाउंड, लेबनीज पाउंड जिसको बोलते हैं। तो इंडियन जज भी है वहाँ पे एक, इन 15 जजेस में इंडियन जज भी है जिसको हम बोलते हैं दालवीर बंदारी। ये बात याद रखना, दालवीर, ये क्वेश्चन आ सकता है UN में कि इंडियन जज कौन है वहाँ पे, दालवीर बंदारी है। ये क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स ये सॉल्व करते हैं, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोवाइड्स एडवाइजरी ऑप्शंस ऑन लीगल क्वेश्चंस, जो लीगल क्वेश्चंस है उन पे वो एडवाइस करते हैं। ओनली स्टेट्स कैन बी द पार्टीज इन दिस केस, जो स्टेट्स है वही पार्टीज होगी केस में, और डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। जितनी भी पार्टीज है उसमें उन पर ये बाइंडिंग होगा, जो भी फैसला होगा। मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई कंट्री मेंबर है, कोई कंट्री सपोज इंडिया ICJ का मेंबर है, अब ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई फैसला लिया है, अगर इंडिया उसका मेंबर है, मतलब इंडिया पे वो लॉ अब बाइंडिंग होगा, जो डिसीजन ICJ। अगर उन्होंने बोला किसी आदमी को अरेस्ट करना है, अरेस्ट वारंट दिया है, मतलब वो आदमी उस कंट्री में जाए, उसको अरेस्ट करना ही हो अगर मेंबर कंट्री में जाए, ये मसला है। और इसके बाद छठी बॉडी जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, लेकिन वो अब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अब बॉडी नहीं रही, बॉडी तो है अभी लेकिन अब बस ढांचा है, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उनके पास टेरिटरीज जो होती थी, मतलब कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी या कोई ट्राइब होता था या कोई कुछ होता था, उनके पास टेरिटरी होती थी लेकिन उनकी कोई कंट्री नहीं होती थी। UN क्या करता था, UN खुद वहाँ जाके उनकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, पीस कीपिंग फोर्स लगाता था, बाकी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंसिंग बाकी चीज़, और वो UN की टेरिटरी, और उसका कौन संभालता था, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको हम बोलते हैं। हाँ, तो जब एक करके सबने इंडिपेंडेंस गेन किया, अब इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई अब टेरिटरी ही नहीं रही, अब ये नॉन फंक्शनल बॉडी ही रह गई तब से। इसलिए अब हम बोल रहे हैं कभी कभी कि अब 5 ही बॉडीज है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसकी 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC है, मतलब वीटो पावर जो है 5, वही उसके मेंबर्स है। हाँ, तो ऑपरेशन कब से सस्पेंड हुए, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के, 1994 में, क्योंकि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी जो थी वो पुलाव, पुलाव जो थी पुलाव की कैपिटल क्या है, मेलिक्योक। वो बिल्कुल अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर, मतलब वो मैं अभी दिखाता हूँ, वो कहाँ पे है, दिखाता हूँ मैं, ये पुलाव कहाँ है, जिसने इंडिपेंडेंस गेन की है, जो UN ट्रस्टीशिप की मेंबर थी। ये है पुलाव हमारी, और ये है इनकी कैपिटल मेलिक्योक, और इनकी करेंसी क्या है, USD, जो मैंने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। हाँ, अब आते हैं वापस।
टेक्निकली स्टिल एग्जिस्ट, जो मैंने आपको बताया, बट नो लॉन्गर एक्टिव। कुड बी एक्टिवेटेड इफ नीड फॉर द फ्यूचर ट्रस्ट टेरिटरीज। अगर कभी फ्यूचर ट्रस्ट टेरिटरी बन गई तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी इनएक्टिव ही है। मॉडिफाइड इट्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर टू मीट एज एंड व्हेन ओकेजन रिक्वायर्स। जब भी ये ज़रूरत पड़ेगी, ये प्रोसीजर सारे रूल्स मॉडिफाई करके आएंगे। तो ये थी सारी बातें आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी बॉडीज, उसकी फंक्शंस, और समझा हमने एक एक चीज़ मैप्स के ज़रिए। कंट्रीज़ कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है मेजरली, और उनकी कैपिटल्स और करेंसीज में हमने समझ ली। तो होप ये सेशन सारा आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कौन सा टॉपिक वीक है। ऐसे ही मज़ेदार सेशन हम बार बार आपके पास लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली बार।